हेलो एवरीवन, दिस इज़ दर्शिका निषाद हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। इसके पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि लाइट रिएक्शन क्या होता है फोटोसिंथेसिस का। हमने क्या देखा था कि फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन हमने क्या किया था, पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था कि लाइट रिएक्शन में एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, NADPH कैसे फॉर्म होता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में बाहर कैसे जाता है। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, फोटोलाइसिस क्या होता है, ठीक है, वाटर का ब्रेक डाउन कैसे हो रहा है वहाँ पे, ये सब कुछ हो चुका था। आज हम क्या पढ़ेंगे, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लास 10th का टॉपिक है ये, लाइफ प्रोसेस, उसी का ही एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो आओ पहले हम टॉपिक का नाम डाल लेते हैं। आज टॉपिक का नाम है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दिस इज द टॉपिक, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इससे पहले के भी जो लेक्चर्स हुए हैं वहाँ पर मैंने आप लोग को बताया था कि डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फर्स्ट एक तो ये मैंने आपको बताया था। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि जो डार्क रिएक्शन होती है वो लाइट रिएक्शन पे डिपेंड होती है पूरी तरह से। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के रीजन में होती है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले रीजन में। तो आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे कर रहा है। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं। पहले इसके लिए हमें एक लीफ बनानी पड़ेगी। आज हम सुंदर सी लीफ बनाएंगे। आ जाओ, जो बिल्कुल लीफ ही लगेगी। ठीक है, दिस इज़ द लीफ। अब लीफ में मेसोफिल सेल्स होते हैं, ये आप पढ़ ही चुके हो। लाइट रिएक्शन में भी यही था कि मेसोफिल सेल्स थी। ये मेसोफिल सेल्स के पैकेट्स हैं और इस पैकेट के अंदर, अब इस मेसोफिल सेल का जो पैकेट है इसके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये रहा आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक, एक और ऑर्गेनेली होती है इसके अंदर, जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, बना लेते हैं उसे भी। एक और ऑर्गेनेली है जिसे क्या बोलते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे हम थोड़ा दूसरे कलर से दिखा देते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। अब थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं, इसके बाद फिर आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये क्या है आपका बेटा, लीफ, देन मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर सिंगल होगा तो माइटोकॉन्ड्रियन हो जाएगा। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। और ये क्या है आपका, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। ठीक, अब क्या होता है देखो, इस जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकॉइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्रैनम और स्ट्रोमा का रीजन होता है। तो पहले थोड़ा सा हम थैलाकॉइड बना लेते हैं। ये आपका क्या है, थैलाकॉइड है, और ये आपके ग्रेना ऐसे ही थे। इसे हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारा जो लाइट रिएक्शन है वो इसी में चलना है। आपको पता है कि थैलाकॉइड में चलता है लाइट रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि थैलाकॉइड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा जितना भी क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, जो कि सनलाइट को कैप्चर करके ATP और NADPH का फॉर्मेशन करता है। ठीक, तो अब क्या करना है आपको, डार्क रिएक्शन में क्या बनाना है, देखो CO2 का आप यूज़ करोगे और CO2 से आपका बनेगा
ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, ये आपका बनना है। अब बनेगा कैसे, तो देखो लाइट रिएक्शन में क्या हुआ था, यहाँ पे एक सन है, ये हमने मान लिया यहाँ पे दिस इज द सन, और इस सन की जो रेज हैं, वो जब कहाँ पड़ती हैं, इस थैलाकॉइड पे सन की रेज पड़ती है तो फॉर्मेशन होता है ATP का और NADPH का। चलो फॉर्म कर देते हैं हम यहाँ पे NADPH और ATP। हमने यहाँ पे देखा था ना कि NADPH और ATP दोनों ही हमारे स्ट्रोमा में फॉर्मेशन हो रहा था, थैलाकॉइड में नहीं हो रहा था, स्ट्रोमा में हो रहा था, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हम पहले क्लियर करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से ये कैसे बन रहा है। इसको क्लियर करने से पहले आज तक आपने फोटोसिंथेसिस में यही पढ़ा है कि एटमॉस्फेयर से हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। ये जो प्लांट्स होते हैं एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और फिर उसके बाद में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो कैसे होगा, ये के थ्रू आएगा। ये मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्टोमेटा बना रही हूँ, ये टाइनी पोर्स जो कि बहुत सारे होते हैं, मैं एक बना रही हूँ आपको दिखाने के लिए। और ये रहा आपका CO2। अब ये CO2 यहाँ से आया है यहाँ पे, ठीक है, एटमॉस्फेयर का CO2 स्टोमेटा के थ्रू लीफ के अंदर आ गया, क्लोरोप्लास्ट में चला गया जहाँ पे उसको फोटोसिंथेसिस करनी है। इसके अलावा CO2 और कहाँ से आता है। अब मैंने यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया जैसा एक ऑर्गेनेली बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है, ऐसे तो मैंने बना नहीं दिया होगा, यहाँ पे कुछ तो रीज़न होगा उसका, तभी यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, अदरवाइज़ क्यों बनाएंगे एक और एक्स्ट्रा ऑर्गेनेली। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लांट्स हो या फिर कोई भी एनिमल हो, ठीक है, हम लोग भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं किसमें, पायरुवेट में। एक साइकिल होती है ग्लाइकोलाइसिस, उस साइकिल के थ्रू क्या होता है, ग्लूकोज से जो ग्लूकोज होता है ना उससे पहले पायरुवेट में टूटता है, ठीक है। फिर वो टूटने के बाद पायरुवेट जो होता है वो क्रेब्स साइकिल में एंट्री करता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। देखो कैसे, ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में, ठीक है। ये पूरा साइटोप्लाज्म में चल रहा है और एक साइकिल होती है इसको हम बोलते हैं कौन सी साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस। उस साइकिल के थ्रू अब ये पायरुवेट एंट्री करेगा यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब एंट्री करेगा तो यहाँ पे एक साइकिल चलती है जिसे हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स, आप क्रेब्स साइकिल कह लो या फिर आप इसे TCA कह लो, ठीक है, सेम एक ही चीज़ है, दोनों के इसी के नाम है, क्रेब्स के नाम है, ठीक है। अब ये जो क्रेब्स साइकिल होता है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर फेंकता है। यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर आया साइटोप्लाज्म में। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर है। देखो एक बार दोबारा देखो, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ किसमें, पायरुवेट में। अब एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है पायरुवेट में, ये सुनो। हम जब ग्लूकोज इनटेक करते हैं ना, आपने सुना होगा ना ग्लूकोज, लाइक आपको कभी अगर वीकनेस फील हो रही है, बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हो, तो आपने सुना होगा क्या होगा, आप यूज़ भी करते होगे, नहीं करते हो तो करके देखना। आप नॉर्मल घर में आपको शुगर रखा हुआ है और वाटर, आप उसे मिक्स करो और तुरंत पी लो, आपको एनर्जी फील होगा। आप जब भी कोई भी कुछ भी आप ग्लूकोज का प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हो ना, आपको तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी उससे, ठीक है। तो ग्लूकोज आपको डायरेक्ट क्या एनर्जी दे देता है, नहीं, डायरेक्ट नहीं देता है। वो क्या करता है कि ग्लूकोज को पहले पायरुवेट में तोड़ता है, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ग्लूकोज पहले पायरुवेट में टूटेगा, फिर वो जो पायरुवेट से वहाँ से कुछ एनर्जी, कुछ ATPs निकलेंगे, ठीक है, कुछ ATPs निकलेंगे। और ATP क्या है, हमारे एनर्जी करेंसी है, एनर्जी करेंसी। तो उस एनर्जी करेंसी से हमें एनर्जी मिलती है। फिर क्या होता है, यहाँ से एंट्री करेगा पायरुवेट किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है क्रेब्स साइकिल, ये इसके अंदर मैट्रिक्स वाला रीज़न है, ठीक है, मैट्रिक्स में चल रहा है क्रेब्स साइकिल। वहाँ पे अगेन फिर से आपको ATP मिलेगा, ठीक है, NADPH मिलेगा, ठीक है, ये सारा एनर्जी आपको वहाँ पे मिलेगा। और वहाँ से CO2 एज अ वेस्ट प्रोडक्ट
बाहर आ जाएगा। तो जो ये वेस्ट प्रोडक्ट है, देखो कितना बढ़िया मैकेनिज्म है प्लांट्स में, कितना बढ़िया मैकेनिज्म है। ये बिल्कुल भी इन्वायरमेंट को गंदा नहीं कर रहा है, ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि इसे पता है कि जैसे CO2 बाहर जाएगा इन्वायरमेंट पॉल्यूट होगा, तो ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट अपने ही पास रख रहा है, इन्वायरमेंट में वापस नहीं भेज रहा है ये, ठीक है। उसको फिर ये यूज़ कर रहा है ग्लूकोज बनाने में, ठीक है। हम ह्यूमंस में इतनी अकल नहीं है, हम ह्यूमंस क्या करते हैं कि अपने इन्वायरमेंट को खुद ही पॉल्यूट करते हैं, खुद ही एयर पॉल्यूशन क्रिएट करते रहते हैं, ठीक है। नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम सोचते हैं ना कि अगला बंदा कर रहा है, वो भी तो एयर को पॉल्यूट कर रहा है ना, तो फिर मेरे अकेले के करने से क्या होगा। पर अपने लिए करो ना अपना इन्वायरमेंट क्लीन, ज़रूरी नहीं आप सबके लिए करो, लेकिन आप खुद के लिए तो कर सकते हो ना, ठीक है। तो हमें अपना इन्वायरमेंट क्लीन रखना चाहिए, बिल्कुल भी एयर पॉल्यूशन हो या फिर वाटर पॉल्यूशन हो, किसी भी चीज़ को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए। जितना भी गाइडलाइंस हैं वो हमें फॉलो करते रहना चाहिए, ठीक। आ जाओ यहाँ पे अब टॉपिक पे। देखो इसने क्या किया, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं किया। ये CO2 अब एंट्री करेगा यहाँ क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। ये गया क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो अब देखो इसको क्लोरोप्लास्ट, देखो इसको CO2 कहाँ से मिल गया, एक तो इन्वायरमेंट से मिल गया जो स्टोमेटा के थ्रू क्लोरोप्लास्ट में इसने एंट्री करी है, ठीक है। और दूसरा कहाँ मिल गया, इसे बोलते हैं, इस वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ये वाला CO2 भी गया यहाँ पे एंट्री किया। अब ये CO2 मिल करके बनाया क्या, इसने ग्लूकोज। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो उससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड पॉइंट ये है। तो ये सेकेंड पॉइंट कैसे होगा यहाँ पे रिडक्शन। सेकेंड पहले हम ATP देख लेते हैं, उसके बाद तब इस पे आते हैं कि रिडक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज हो गए अभी। देखो ये ATP है ना, दिस इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। हर एक बंदे को इसकी ज़रूरत है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, एनिमल हो या प्लांट हो, सबको एनर्जी की ज़रूरत है वर्क करने के लिए। तो इसलिए ये क्या है, एनर्जी करेंसी है, ये यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। और ATP इधर आएगा, ठीक है। अब ATP ये जो यूज़ हो रहा है, ये ATP ब्रेक डाउन होगा ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, मतलब ये वाला ATP यूज़ हो रहा है, ठीक है, इसको बनने के लिए। अब आ जाओ सेकेंड पॉइंट पे कि रिडक्शन क्या होता है। देखो पहली बात, आपने केमिस्ट्री में 2 टर्म्स पढ़े होंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक ऑक्सीडेशन, सेकेंड रिडक्शन, ये 2 टर्म आपने पढ़े। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब अपना कोई इलेक्ट्रॉन आप टूट करके अलग हो जाए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑक्सीडेशन हो गया। उसके बाद फिर क्या है, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब आप कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करोगे तो वो होता है रिडक्शन। अब यहाँ पे रिडक्शन का क्या मतलब है, CO2 क्या गेन कर रहा है, आओ देखते हैं। देखो CO2 से ग्लूकोज बना, ये कार्बन यहाँ आ गया, ये ऑक्सीजन यहाँ आ गया, बट ये हाइड्रोजन, ये जो 12 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं, ये कहाँ से आए, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ CO2 है, ठीक है। तो ये आया कहाँ से बेटा, ये NADPH, ये जो H है ना, ये वाला H, ठीक है, NADPH, ये वाला H जो है, ये वाला H, ये यूज़ हुआ है CO2 के साथ और फिर बना है ग्लूकोज। अब ये वाला H यूज़ हुआ किसके साथ, CO2 के साथ, और क्या बना है, ग्लूकोज। रिडक्शन हुआ यहाँ पे। अब जिन बच्चों को यहाँ तक की बात क्लियर है, उनके माइंड में कुछ थॉट जरूर आएंगे। कौन से आएंगे, आओ देखते हैं, मुझे पता है आ रहे होंगे। कि CO2 प्लस पानी मिल करके क्या बना आपका, ग्लूकोज, और कुछ पानी निकल गया और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चला गया एनवायरनमेंट में, ठीक है। आप बोलोगे मैम आपने तो यही बताया था, ठीक है, ये बताया था आपने कि ऐसा होता है। अभी आप एक दूसरी बात बता रही हो, ठीक है। ये यहाँ पे मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ, ये मैं बैलेंस नहीं कर रही हूँ, अभी बस आप समझ लो 12, ठीक है।
आप बोलोगे कि मैम आपने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के ग्लूकोज बना रहे हैं और कुछ पानी निकल रहा है और कुछ ऑक्सीजन, ये आपने बताया था। अभी आप आज बोल रहे हो कि CO2 और NADPH मिल करके ग्लूकोज बना रहे हैं, तो आप तो दो अलग अलग बातें बता रही हो, कंफ्यूज कर रही हो। ठीक है, तो सुनो, आप बहुत इजी है, सुनो, अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बस इतनी सी बात थी। देखो, आपने जब लाइट रिएक्शन पढ़ा था, लाइट रिएक्शन जब आपने पढ़ा था तो आपने क्या देखा था कि लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा था, फोटोलाइसिस कहाँ पे हो रहा था, ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड में। ये मैं आपको ब्लू कलर से इंडिकेट कर रही हूँ, आप समझ जाना कि यहाँ पे फोटोलाइसिस हो रही है, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है कि फोटोलाइसिस क्या होती है, कैसे हो रहा है ये, वो मेरा पिछला लेक्चर देख के आओ। ठीक है, इट मीन्स आपने देखा नहीं है पिछला लेक्चर, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है, वहाँ से आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो, ये जो फोटोलाइसिस जब हो रहा था वहाँ पे, तो क्या हो रहा था, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हो रहा था, हाइड्रोजन अलग हो रहा था और ऑक्सीजन अलग हो रहा था। ठीक है, यही हो रहा था ना। तो जो थैलाकॉइड का ल्यूमेन था उसके अंदर बहुत सारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भर गया था, आपने देखा था। ठीक है, फिर क्या हुआ था कि एटीपी सिंथेस के थ्रू ऑक्सीजोम के थ्रू F1 F0 पार्टिकल के थ्रू हमारा ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था वो स्ट्रोमा में बाहर आया था निकल के। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो था वो बाहर आया था H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, बाहर आने के बाद क्या हुआ था कि स्ट्रोमा में ये जो NADP था, इसने क्या किया था, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्ट्रोमा से लिया और NADPH बनाया। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि NADP ने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कहाँ से लिए थे, NADP ने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कहाँ से लिए थे बेटा, यहीं से लिया था। जो वाटर का ब्रेकडाउन हुआ था, फोटोलाइसिस हुई थी ना वाटर की, इस वाटर के टूटने की वजह से जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स स्ट्रोमा में बाहर आए थे वहीं से लिया था। ठीक है, तो अभी तो देखो ये चला गया अब इधर। ठीक है, इसके साथ NADPH बन गया। अब यही वाला तो ये ले रहा है ना, यही वाटर वाला ही तो है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है H पॉजिटिव, उसके बाद फिर ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार ये समअप कर देते हैं। ठीक, आज पहले समअप कर लेते हैं। दिस इज़ द लीफ, मेसोफिल सेल्स, लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स के पैकेट्स पड़े होते हैं, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। यहाँ पे एक और सेल है तो इसके अंदर और भी ऑर्गेनेल्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर चलना है आपका क्या, डार्क रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन जो आपका ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या चलेगा बेटा, डार्क रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो डार्क रिएक्शन है आपका, वो लाइट रिएक्शन पे टोटली डिपेंड है। कैसे, क्योंकि लाइट रिएक्शन में जो भी ATP का फॉर्मेशन हुआ है, NADPH का फॉर्मेशन हुआ है, उसी का यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर इतनी बात, यही बातें मैंने यहाँ पे लिखी है ना, और यही मैंने आपको समझाया है ना। ठीक है, अब उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड में मतलब रिडक्शन मतलब क्या, एक गेन कर रहा है ये। ठीक है, कुछ गेन कर रहा है तभी रिडक्शन हो रहा है। तो ये CO2 क्या गेन कर रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। कहाँ से गेन कर रहा है, NADPH से। NADPH के पास कहाँ से आया है, जब ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड में फोटोलाइसिस हुई थी, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हुआ था। ठीक है, तो बहुत सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज हुए थे, निकल के कहाँ आए थे, बाहर स्ट्रोमा में। तो वहीं से NADP ने ले करके और NADPH को बनाया था। तो अभी ये वाला H निकल करके CO2 के पास चला गया और ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर दिया। इस इतने प्रोसेस में कुछ ATPs खर्च होंगे क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत है, और ATP इज़ द करेंसी ऑफ सेल। ATP इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। सो यहाँ पे ATP यूज़ हुआ है। NADPH कैसे यूज़ हुआ ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। अब एक और बात जान लो, यहाँ पे जो साइकिल चलती है ना, इस जगह पे जहाँ पे ये ATP खर्च होता है, उसे हम बोलते हैं C3 साइकिल या फिर कैल्विन साइकिल। इसे क्या बोलते हैं बेटा, C3 साइकिल या फिर कैल्विन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, एम आई क्लियर। अब आ जाओ कुछ मैकेनिज़्म देख लेते हैं। मैकेनिज़्म या फिर
इतना क्लियर है आपको डार्क रिएक्शन? देखो बेटा, डार्क रिएक्शन जो होता है ना, नाम से ही इसका है कि डार्क तो मतलब अंधेरा नहीं होगा कि अंधेरे में होगा। ये रिएक्शन लाइट रिएक्शन में के साथ ही होगा। जब लाइट होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में ही ये भी होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में ही लाइट रिएक्शन भी होगा। फोटोसिंथेसिस के दोनों ही स्टेप, ये जो दोनों ही स्टेप है, दोनों ही रिएक्शन वो लाइट में होंगे। क्यों? क्योंकि डार्क रिएक्शन किस पे डिपेंड है? लाइट रिएक्शन पे। ठीक है, तो जब तक लाइट आती रहेगी, ठीक है, जब तक लाइट आती रहेगी तब तक क्या होगा? ATPs बनते रहेंगे, NADPH बनते रहेंगे, और वो NADPH और ATP का यूज़ कर करके CO2 ग्लूकोज बनाता रहेगा। क्लियर है इतनी बात? डार्क में क्या होगा? जैसे ही लाइट जैसे ही गई, मतलब अंधेरा हो गया, तो ATPs बनना बंद हो जाएंगे, ATPs बनना बंद हो जाएंगे, ठीक है, NADPH नहीं बनेगा। तो जब ATP और NADPH बनेगा ही नहीं, तो बेटा ये डार्क रिएक्शन चलेगी कैसे? क्योंकि कोई भी साइकिल चलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब आ जाओ प्रोसेस, मैकेनिज्म या फिर स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में। आ जाओ स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो स्टेप्स में देखो, 3 स्टेप में आपका ये फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हुआ है। कौन कौन से स्टेप है? स्टेप नंबर 1, फर्स्ट है बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। फर्स्ट स्टेप ये हुआ। सेकेंड बेटा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है इसका? रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है बेटा, देखो अभी ये 3 स्टेप हैं। ठीक है, इन 3 स्टेप में आपका फोटोसिंथेसिस पूरा कंप्लीट हो गया। देखो अब कैसे कैसे हुआ वो 3 स्टेप में कंप्लीट। देखो इधर सुनो, ध्यान से सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुल्ली। फर्स्ट क्या करा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। हमने लाइट रिएक्शन में क्या देखा था? यहाँ आ जाओ, थैलाकॉइड में ये यहाँ पे बहुत सारे इसकी मेम्ब्रेन पे क्या था, क्या लगा हुआ था? क्लोरोफिल पिगमेंट, जो कि लाइट एनर्जी को कैप्चर कर रहे थे। सेकेंड पॉइंट क्या है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे थे। लाइट एनर्जी तो कैप्चर होगी क्लोरोफिल के थ्रू, फिर क्या बना हमारा? ATP और NADPH बना। तो ATP एंड NADPH इज द केमिकल एनर्जी। ठीक है, बोथ आर केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये ATP और NADPH जो बने लाइट को कैप्चर होने का, ये केमिकल एनर्जी में चेंज हो गया। इजी। इसके बाद क्या कहा इसने कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर का स्प्लिटिंग मतलब वाटर का ब्रेकडाउन हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये भी आपको पता चला कि फोटोलाइसिस के थ्रू हुआ। ठीक, अब ये 2 बातें जो थी, 2 स्टेप जो था, वो हमने कहाँ कंप्लीट किया था? लाइट रिएक्शन में। तो हमारी आधी से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस तो उधर ही ख़त्म हो गया। फिर एक लास्ट स्टेप बचा हुआ था, वो क्या है? रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। CO2 के रिडक्शन से क्या बन रहा था? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब ग्लूकोज।
तो क्या हो रहा था, देखो CO2 क्या कर रहा था, NADPH से, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, NADPH से एक H ले रहा था। CO2 क्या कर रहा था, स्ट्रोमा में पड़े NADPH से H ले रहा था और फिर क्या कर रहा था, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा था और ATP को एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ कर रहा था यहाँ पे। ठीक, तो देखो इसके इस ड्यूरिंग क्या एक साइकिल चल रही थी, एक जिसे हम बोलते हैं C3 साइकिल या फिर कैल्विन साइकिल। अब इतनी बात आपको क्लियर है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स हम और लिख लेते हैं कि ATP क्या हो रहा था बेटा यहाँ पे, एज अ एनर्जी सोर्स। डार्क रिएक्शन में हमें कुछ पॉइंट्स लिख लो, ये स्टेप्स हो गए बट डार्क रिएक्शन के कुछ पॉइंट हैं। यहाँ पे ATP is required as a energy source. सेकेंड पॉइंट क्या है, NADPH is required as a reducing power. क्लियर? ATP क्या है यहाँ पे, रिक्वायर्ड हो रहा है एज अ एनर्जी सोर्स और NADPH एज अ रिड्यूसिंग पावर। तो आपने क्या देखा कि डार्क रिएक्शन टोटली लाइट रिएक्शन पे डिपेंड है। ये अगर लाइट रिएक्शन नहीं चलेगा, लाइट रिएक्शन जैसे ही बंद होगा उसके थोड़े टाइम बाद ही डार्क रिएक्शन भी बंद हो जाएगा, क्योंकि ATP स्टोर होकर के नहीं रखा जाता है। तो आप लोगों को डार्क रिएक्शन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम इसमें स्टोमेटा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन निकल रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है तो किसी दरवाजे या खिड़की से ही तो है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन निकल रहा बाहर, कैसे निकल रहा है, तो वो जो दरवाज़ा, जो खिड़की स्टोमेटा है ना, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आई होप you are very clear today. If you have any doubt, feel free to ask in comment section.